बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र और कहानी है मेरा घर कहाँ। इस कहानी की नायिका हैं नासिरा शर्मा। मेरा घर कहाँ कहानी शीर्षक कहानी जो है वो निम्न वर्गीय अभावग्रस्त नारी के शोषण और यातनापरक जीवन की कथा है। आज हम इस कथन के आलोक में इस कहानी की समीक्षा करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, नासिरा शर्मा आधुनिक हिंदी कहानी की प्रसिद्ध कहानी लेखिका हैं और इनके अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जैसे शामी कागज, पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल आदि प्रकाशित हैं। उनकी कहानियों में जीवन के यथार्थ का चित्रण हुआ है। औरत और मर्द के पवित्र तथा प्राचीन संबंधों को महत्व देकर उन्होंने इंसानी कमजोरियों का सुंदर अंकन किया है। संप्रति वे हिंदी की प्रतिनिधि एवं महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। आपकी कहानियों की चर्चा करते हुए उपेंद्र नाथ अश्क ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि नासिरा शर्मा में कथा कहने की जन्मजात प्रतिभा दिखाई देती है। उनके पास अनुभवों की कोई कमी नहीं है, अनुभूतियों का भंडार है। अपने पात्रों का गहरा विश्लेषण करने की क्षमता है। उनकी शैली बहुत रवां-दवां, भाषा सरल, सुलभ और प्रवाहमान है। उसमें काव्य का रस है। इस प्रकार प्रसिद्ध कहानीकार डॉक्टर उपेंद्र नाथ अश्क ने अपने इस कथन के माध्यम से नासिरा शर्मा की कहानियों की सभी विशेषताओं को रेखांकित कर दिया है, चाहे वो उद्देश्य के अनुरूप हों, भाषा शैली से संबंधित हों या बहुत जो भाषा का प्रभावमान रूप उन्होंने प्रयोग किया है, सभी पर उन्होंने एक साथ अपने विचार प्रकट कर दिए हैं। इसी प्रकार श्रवण कुमार ने भी इनकी कहानियों के विषय में लिखा है। वे लिखते हैं, बहुत कम लेखक ऐसे होते हैं जिनकी आँख बारीक रेशे को पकड़ती है, जिनके कान महीन से महीन आवाज़ को सुनते हैं और नाक हल्की से हल्की गंध को ग्रहण करती है। ऐसे लेखकों को हम सहस्राक्षी लेखक कह सकते हैं। नासिरा शर्मा एक ऐसी ही कथा लेखिका हैं। इस प्रकार उपेंद्र नाथ अश्क और श्रवण कुमार ने अपनी इन टिप्पणियों के माध्यम से नासिरा शर्मा के कथा संसार की बहुत भूरि भूरि प्रशंसा की है। अब हम अपनी आलोच्य कहानी मेरा घर कहानी की कथा वस्तु को जानते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु इस प्रकार है कि लाली धोबिन अपने पति के साथ आजीविका की तलाश में गांव से शहर आकर बस गई है। वह 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ अड्डे पर जाती और घर घर से कपड़े लाकर उन पर इस्त्री करती। उसकी बड़ी लड़की सोना 10-11 साल की हो रही थी, तो वह मोहल्ले के लड़कों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। लाली धोबिन का परिवार पॉश कॉलोनी के सामने नाले पर बसी कच्ची बस्ती में रहता था। लाली के पति राजा को पन्नी पीने की लत लग गई थी, अर्थात वह शराब पीने लगा था। इस कारण एक दिन वह नशे की हालत में चल बसा। तब लाली अपनी लड़की को तथा अपनी इज्जत बचाने की दृष्टि से दिगंबर दादा के घर बैठ गई। दिगंबर की घरवाली मर गई थी। वह संपन्न व्यक्ति था और कच्ची बस्ती में उसका बड़ा रौब था। उसने सोना का विवाह बड़ी धूमधाम से करा दिया। तब सोना अपने पति ननकू के साथ मंगोलपुरी में रहने लगी। उनके साथ
ननकू की माँ विधवा फूफी और ताई भी रहती थी। वहाँ पर सोना का खुलापन ननकू को अच्छा नहीं लगा। सोना ने पति पर हाथ उठाया तो जो तीनों विधवाओं की शह पर ननकू ने बिना तलाक लिए सोना को घर से निकाल दिया। इधर दिगंबर दादा की मृत्यु होने से लाली अपना सारा सामान समेटकर उस कच्ची बस्ती से सीमापुरी में चली गई, परंतु उसका पता किसी को नहीं था। तब सोना अपनी माँ के पास नहीं जा सकी और वह रमजान चाचा उर्फ घनश्याम प्रेस वाले के पास गई। उसने सोना को सहारा दिया। वह पास की कॉलोनी की कोठी में काम करके गुजारा करने लगी। उसके चाचा ने उसकी दूसरी शादी की बात भी की, लेकिन बिना तलाक वाली औरत को अपनाने की मुसीबत कौन ले। एक दिन कोठी के छोटे साहब ने उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया तो सोना ने उस पर किसी औजार से अंधेरे में भरपूर वार किया और वहां से भागकर पहले कच्ची वाली बस्ती में आ गई, परंतु उस स्थान को किसी सेठ ने बुलडोजर से उजाड़ दिया था। तब सोना ने चलता फिरता ढाबा खोल लिया और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगी। पहला जो इस निम्न मध्य वर्ग की नारियों की समस्या है, उसमें हम देखेंगे कि अभावग्रस्त नारी का किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, दैहिक शोषण होता है। इस शोषण को कहानी लेखिका ने बड़ी जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कहानी में लाली धोबिन, लूली फकीरन, ननकू की विधवा फूफी और ताई के साथ सोना की अभावग्रस्त स्थिति का अलग अलग चित्रण किया गया है। ये सभी औरतें एकदम गरीब और निम्न वर्ग की हैं। लाली के पति राजा की मृत्यु होने पर वह दिगंबर दादा के पास मोहल्ले के कुछ लौंडों की शिकायत करने गई थी, परंतु वहां पर दिगंबर ने उसे अपने घर में बिठा लिया और जब तक जीवित रहा उसकी इज्जत का शोषण करता रहा। दिगंबर को तो घर में रोटी के साथ एक पैर दबाने वाली औरत की ज़रूरत थी। लूली फकीरन तो कई महीनों से नीम के तले बैठी रहती थी और कच्ची बस्ती के लोगों के शोषण से ग्रस्त थी। ननकू की विधवा फूफी और ताई प्लास्टिक की चप्पलों के तले के 3 छेदों में पट्टा डालने का काम करती थी, अर्थात चप्पलों में वो लोग स्टेप डालती थीं। एक प्रकार से वे भी अभावग्रस्त थीं, शोषण में जीवन बिता रही थीं। सोना को पति के द्वारा निकाले जाने पर वह दूर के चाचा रमजान के पास गई। वहीं पर रहकर उसने पास की कोठियों में काम करना प्रारंभ किया। एक रात कोठी के छोटे साहब ने उसकी इज्जत लूटनी चाहिए, तब आत्मरक्षा में सोना ने किसी भारी औजार से उस पर प्रहार किया और जान बचाकर वहां से भाग गई। सोना पहले कच्ची बस्ती में जाती है। वहां पर रघु ने उसके साथ ठहरने की व्यवस्था की, परंतु कुछ दिन बाद एक सेठ ने बुलडोजर चलवाकर पूरी कच्ची बस्ती को उजाड़ दिया। तब बेसहारा सोना उस मलबे के ढेर के सामने अपना चलता फिरता होटल खोलकर जीविका चलाने लगी। वह मजदूरों को भोजन खिलाने के बाद जो कुछ बच जाता उसी से पेट भरकर शांति से जीवन यापन करने लगी। तब उसने इस घर बसाने और शादी करने का विचार सर्वथा त्याग दिया था। इस तरह बिना ठौर ठिकाने के वह अपने अभावग्रस्त जीवन में संघर्ष करती रही। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में अभावग्रस्त निम्न वर्ग की नारियों के शोषण का बड़ा जीवंत एवं मार्मिक चित्रण किया गया है। इस दृष्टि से यह एक यथार्थवादी कहानी है। यातना में नारी जीवन। इस कहानी की कथा वस्तु को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर ज्ञात होता है कि कहानी लेखिका ने इस कहानी में अभावग्रस्त नारी जीवन की विभिन्न यातनापरक स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया है। सर्वप्रथम लाली धोबिन के संबंध में बताया गया है कि वह किस तरह से 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर घर जाती और कपड़ों का गट्ठर लाद कर उन पर घर लाकर उन पर इस्त्री करती और उन्हें वापस पहुंचाती। इस तरह कठोर संघर्ष करती हुई वह घर पर अपने
जीविका यापन के कुछ साधन जुटा पाती थी। कुछ दिनों के बाद पति की मृत्यु हो जाने से उसका जीवन संकट में बन जाता। तब वह दिगंबर दादा के घर बैठ जाती है, परंतु दिगंबर की भी जब मृत्यु हो जाती है तो वह वहाँ से सारा सामान उठाकर अज्ञात स्थान पर चली जाती है। शायद अज्ञात स्थान पर जाने से पूर्व वह आगामी अज्ञात यातना के भय से अपना पता ठिकाना किसी को भी नहीं बताती है। सोना अपनी ससुराल जाती है। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है, परंतु उसके चाल चलन पर शक करके ननकू उसे मार पीट कर घर से निकाल देता है। इसके बाद सोना यातनामय जीवन व्यतीत करती है। वह रमजान चाचा के पास जाती है, कोठियों में हाड़ तोड़ परिश्रम करती है। एक कोठी में उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया जाता है। माँ लाली का अता पता नहीं चलता, इस कारण भटकती हुई वह रघु दादा के पास जाती है। वह उसे ठहरने की जगह देते हैं, परंतु वहाँ भी बुलडोजर चलाने से उसकी झोपड़ी उजाड़ दी जाती है। तब सोना चलता फिरता ढाबा खोलकर तथा मजदूर ग्राहकों को खिलाकर अपना संघर्षमय जीवन व्यतीत करती है। यहाँ पर भी उसे अनेक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। प्रस्तुत कहानी में लूली फकीरन, ननकू की विधवा ताई और फूफी तथा कच्ची बस्ती की अन्य स्त्रियों का सांकेतिक वर्णन भी हुआ है। उससे भी यही व्यंजित होता है कि निम्न वर्ग के गरीब लोगों का जीवन बहुत ही यातना में होता है। उनमें भी औरतों को अधिक ही यातना भोगनी पड़ती है। इसमें जो संघर्ष में प्रयासरत रहता है उसे सोना की तरह कुछ आत्मिक सुख शांति मिल जाती है, अन्यथा जीवन भर अभावों की चक्की में पिसना पड़ता है। इस विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरा घर कहाँ कहानी में निम्न वर्ग की नारियों के जीवन का बड़ा मार्मिक एवं जीवंत चित्रण किया गया है। कहानी लेखिका ने सोना के माध्यम से ऐसी नारियों के अभावग्रस्त जीवन को शोषण और यातनाओं से युक्त दिखाया है। निम्न वर्ग की औरतें अत्याचार का बार बार शिकार होती हैं। वे बार बार घर बसाकर रहने का, शांतिपूर्वक जीवन यापन करने का प्रयास करती हैं, परंतु उन्हें बार बार शोषण और अत्याचार के अलावा कुछ नहीं मिलता। उनका जीवन तो अभावग्रस्त एवं यातना में ही बना रहता है। कह सकते हैं अभाव में ही वे जन्म लेते हैं, अभाव में ही पलते हैं और अभावग्रस्त रहते ही उनके जीवन का अंत हो जाता है। प्रस्तुत कहानी में ये सारा चित्रण पूरी मार्मिकता और यथार्थता से चित्रित किया गया है और हम कह सकते हैं कि ये प्रस्तुत कहानी अभावग्रस्त नारी के जीवंत का सच्चा दस्तावेज है। धन्यवाद।